मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर 2 साल पहले की प्रणीता को आप देखेंगे और आज की, तो ये मेरे फैमिली वाले बता रहे हैं कि हम कितने चेंज हो गए हैं, कितनी लाइफ में कितना पॉजिटिविटी आ गई है। रेगुलर पॉजिटिव अफर्मेशन करना, अपने आप को बोलना, यू आर कैपेबल, तुम कर सकते हो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब इस क्लब के माध्यम से मुझे मिला है। तो चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि शुभांगी मैम ने, वैसे तो मैम ने उनको क्लियर कर दिया है, पर आप ये सेशन सुनिएगा, हो सकता है आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए कि क्या दिक्कत होती है। अगर गट में प्रॉब्लम होती है तो क्या दिक्कत होती है। तो आज हम बात करते हैं गट हेल्थ पर, यानी हमारा पेट, हमारा इंटेस्टाइन, हमारी आंतें और हमारे डाइजेशन की हेल्थ। आज हम बात करेंगे, ऐसे तो मैं इसके पहले भी गट पर सेशन ले आई हूं, पर आज हम बात करते हैं अपने एल्डर्स पर, अपने सीनियर्स पर, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है और एक समय बाद हम भी उसी जोन में आने वाले हैं। तो अगर हम अपने नींव में अच्छा खाद पानी नहीं देंगे, कहते हैं ना, जब नींव में, पेड़ की नींव में खाद पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो पेड़ कैसे मजबूत होगा। तो हमारे एल्डर्स के भी सेहत का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक फैमिली प्रोग्राम है। तो हम हर किसी के, हर फैमिली मेंबर, देखिए एक दिन बच्चों पर भी सेशन हुआ था, तो हर फैमिली मेंबर्स की सेहत का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तभी एक फैमिली बॉन्डिंग बनती है, एक पूरी फैमिली हेल्दी होती है, सिर्फ एक आदमी नहीं हेल्दी होता है। तो आज हम बात करते हैं हमारे सीनियर्स के गट हेल्थ के ऊपर, उनको क्या दिक्कतें आती हैं, कंपेयर करते हैं यंग्स में और सीनियर्स में क्या अंतर आता है कि उनको ज्यादा गट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ज्यादातर हमारे एल्डर्स की प्रॉब्लम क्या रहती है? कॉन्स्टिपेशन सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बहुत डिटेल में अभी बात करेंगे। एसिडिटी रहती है, भूख कम लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, सबसे पहली शिकायत यही होगी, इंक्लूडिंग माई मदर, कि खाना खाने का मन नहीं करता है, वो भी हमेशा यही कहती रहती है। शरीर, उससे क्या होगा, जब खाना नहीं खाएंगे आप, अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, शरीर कमजोर बन हो जाएगा, एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब क्या होगा, खाना कम होगा, ताकत कम होगी आपकी, चलना फिरना फिर कम हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और सबसे लास्ट में क्या होता है एल्डर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जब ये सारी चीजें शुरू हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो बिस्तर पकड़ लेंगे, फिर बिस्तर ही पकड़ना लास्ट ऑप्शन होता है। तो अक्सर क्या होता है, बीमारी जो है पेट से शुरू होती है, और अच्छी हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ भी हमारे पेट से ही शुरू होती है। तो इस पर हमें अपने गट के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो सब यंग एज में क्या होता है और ओल्ड एज में क्या होता है, गट में क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में आज हम मतलब डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। तो क्या होता है, आज बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मतलब एक लुक आपको बताते हैं कि आज क्या क्या बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम क्या होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं सीनियर्स के अंदर, गट और ब्रेन का कनेक्शन क्या होता है, और हमारा सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी डाइजेशन रिसेट फॉर्मूला क्या होता है। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गट है क्या। आप लोग को क्या पता, मतलब क्या नॉलेज है इस बारे में कि गट होता क्या है। गट का मतलब होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा पाचन तंत्र। इसमें शामिल क्या है, हमारा मुंह, ठीक है, हमारा फूड पाइप, हमारा स्टमक यानी हमारा अमाशय जिसको कहते हैं हिंदी में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी या बड़ी या। तो ये सिस्टम जो है काम कैसे करता है, ये खाना डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को हमारे सपोर्ट करता है। तो खाना जब शरीर में जाता है तो वो डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले तो खाना मुंह में जाएगा, सबको पता है। तो डाइजेशन सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। कैसे, जब हम खाने को चबाते तो स्लाइवा बनता है, स्लाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो यंग एज में क्या होता है, स्लाइवा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पर क्या होता है सीनियर सिटीजन्स पे, सबसे पहले उनके साथ क्या आती है, जो मैं 60 प्लस 70 प्लस की बात करी, सबसे पहले क्या आता है, उनके दांत कमजोर होने लगते हैं,
दांत कमजोर हो जाएंगे तो खाना अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, खाना नहीं चबा पाएंगे तो स्लाइवा कम बनेगा, स्लाइवा कम बनेगा तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम बनना शुरू होते हैं। तो कहते हैं ना, दांत सलामत तो आंत सलामत। तो दांत के ऊपर तो बहुत ध्यान देना है कि दांत ठीक रहने चाहिए, क्योंकि उसी से आप खाना डाइजेस्ट करते हो। फिर आता है आपका स्टमक। स्टमक के अंदर जब खाना जाता है, स्टमक एसिड और एंजाइम्स फूड को और तोड़ते हैं। तो यंग एज में क्या होता है, फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन अच्छे से होने लगता है, ब्लोटिंग कम होती है। लेकिन जब हम सीनियर्स एज में जाते हैं, एल्डर एज में जाते हैं, उम्र बढ़ने पर क्या होता है, स्टमक में एसिड कम बनने लगता है, फूड देर तक स्टमक में रहता है। यह भी और डिटेल में बात करूंगी कि कहाँ क्यों देर तक रहता है। और उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी फूड की। जब वो देर तक आपके इंटेस्टाइन में रुका रहेगा तो क्या होगा, फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपको क्या होता है, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमेशा एसिडिटी जो है, एसिड ज्यादा बनने से नहीं होती, कई बार वीक डाइजेशन से भी एसिडिटी होती है। अभी शुभांगी मैम ने कहा कि उन्हें मतलब खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एसिड बन रहा था, तो वीक डाइजेशन भी हो सकता है, इसकी वजह से भी उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। हर बार ये गैस जो बन रही है, एसिड जो बन रहा है, उसका रीजन ये नहीं है कि पेट में एसिड बन रहा है, आपके डाइजेशन वीक है, उस पर भी वर्क करना पड़ता है। तो कहना का मतलब यह है कि जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वही फूड जो है हमारा गैस और एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है आपका पैनक्रियास और लीवर। तो इसमें क्या होगा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बनते हैं, मतलब एक पाइल बनता है जिसको कहते हैं पित्त रस, जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो यंग एज में क्या होगा, एंजाइम्स स्ट्रांग होंगे, डाइजेशन स्मूथ होगा। पर यही अगर ओल्ड एज में जाएंगे तो एंजाइम्स प्रोडक्शन, अभी मैंने बताया, स्लो हो जाता है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको हैवी फील होगा, आपका इंडाइजेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से गट में प्रॉब्लम आती है। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद खाना पहुंचेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है शरीर की, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है शरीर की। क्यों? क्योंकि यहीं पे खाना एब्जॉर्प्शन करता है, यहीं पे सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं विली। इनके कारण जो है विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, यहीं पे ये एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो यंग एज में क्या होती है कि ये हेल्दी रहते हैं विली, इसलिए एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। पर सीनियर एज में क्या होता है, ये जो है एब्जॉर्ब मतलब विली थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो बार बार मैं कह रही हूँ, यंग एज एंड सीनियर एज में ये दिक्कत आती है। तो ये एक लाइफ का फेज है, सीनियर एज भी एक लाइफ का फेज है, एक बायोलॉजिकल चेंजेस हैं कि उम्र बढ़ने पर कुछ साइंटिफिकली कुछ बॉडी में परिवर्तन आता है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहला क्या मतलब चेंजेस आते हैं, सेल्स एजिंग में क्या चेंजेस आते हैं। हमारा शरीर जो है वो करोड़ों सेल से बना है, सबको पता है कि हमारा शरीर करोड़ों सेल से बना है। यंग एज में क्या होगा, सेल्स जो है जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, बच्चों में तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो सेल्स जो है जल्दी रिपेयर होते हैं, टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं। पर ओल्ड एज में रिपेयरिंग स्लो हो जाती है, टिश्यूज भी वीक हो जाते हैं, ऑर्गन की इफिशियंसी भी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, वर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब आता है इंटेस्टेनियल मूवमेंट, मतलब कि आपके आंतों का जो मूवमेंट होता है, आंतों की मसल्स जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती, वीक हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने का जो वो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। स्टूल जो है वो आगे धीरे बढ़ता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो है जब उम्र बढ़ती है तो इंटेस्टाइन अपनी गति से, पूरी गति से आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टूल आपकी आंतों में
बहुत ज्यादा देर तक रुका रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? उस स्टूल से पानी को एब्जॉर्ब करना, खींचते रहना। तो क्या होगा फिर उसके बाद स्टूल ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है ड्राई हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन सीनियर सिटीजन्स में ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में स्टूल जो है ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। पर यंग एज में इतनी ज्यादा देर तक नहीं पड़ा रहता, उसमें पानी कम एब्जॉर्ब होता है, तो वो स्टूल जो है ढीला रहता है और वो आसानी से निकल जाता है। एक मिनट। तो अब बात करते हैं कि बड़ी आंत का काम क्या है। बड़ी आंत का काम है उस वेस्ट स्टूल से पानी वापस शरीर में एब्जॉर्ब करना। बड़ी आंत का ये काम है। तो और उसके बाद मतलब उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस उस स्टूल से जितना और भी बचा हुआ है वो उसको खींचना। तो यंग एज में मैंने अभी बताया कि मूवमेंट फास्ट रहता है, तो स्टूल ज्यादा देर तक आंत में नहीं रुकता है, इसलिए थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होता है और फिर वो आसानी से स्टूल निकल जाता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, स्टूल हार्ड नहीं होता। पर सीनियर सिटीजन्स में इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्योंकि स्लो हो जाती है, तो स्टूल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा देर तक रहता है और उसमें से पानी का काम खींचना शुरू रहता है, क्योंकि अपना शरीर तो अपना प्रोसेस कर रहा है, वो अपना प्रोसेस कर रहा है। तो अगर कोई चीज उसको मिली है काम करने के लिए तो वो तो अपना काम कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, स्टूल सूखा होने लगता है, हार्ड बन जाता है और कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। सिर्फ पेट में आप सोचो कि दिक्कत हो रही नहीं, पूरा शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन एक बार होना शुरू हो जाता है तो इस पर बहुत ध्यान देना है, अपने गट हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। इसके कारण आपको एसिडिटी, गैस, एपेटाइट लॉस हो जाएगा, या फिर आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की पाइल्स। पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। फैटिग्यू होगा, आपको वीकनेस आएगी। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि मुझे वीकनेस लग रही थी, चक्कर आ रहा था, ब्लैंक हो गया था। ये सब का सब लक्षण शुरुआत हो रही है कि आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो सही फॉर्म में बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, आपका कॉन्स्टिपेशन के प्रोसेस में आप जा रहे हो। आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। तो यही होता है कि सीनियर सिटीजन्स जब मतलब सही से होता नहीं है उनके प्रोसेस, तो क्या करते हैं, सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देंगे तो न्यूट्रिशन कम होगा, मसल्स वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होगी और फिर रिकवरी भी जो है बहुत धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा जो है अपने डाइट पर ध्यान देना है, खासकर हम एल्डर्स को, सीनियर्स को डाइट पर बहुत ध्यान देना है। और अपने दांतों पर, मैंने कहा कि दांतों पर भी बहुत ध्यान देना है। सब लोग को लगता है कि अरे ठीक है एज हो रही है, इतना क्या देखना। डेंटल के पास आप लोग को हमेशा जाना चाहिए। अगर नकली दांत लगवाने हैं तो वो भी लगवाइए। मेरे फादर थे, वो कहते थे नकली दांत दिखाने के लिए लगाओ, पर जो है खाने में दिक्कत होती थी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खाना है, चबाकर खाना है, दांत लगवाइए, क्योंकि दांत सही तो आंत सही, बार बार यही कहेंगे। तो खाना हमेशा जो है डाइजेस्ट, चबा चबा के खाने की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि स्लाइवा आपको बनता है और खाना सही से डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम क्या है। एब्जॉर्प्शन मतलब कई बार सीनियर सिटीजन ये भी कहते हैं कि हम खाना तो खाते फिर भी कमजोरी बनी रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम डाइजेशन से ज्यादा क्या है, एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन से भी ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खाना सही से एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू मेरे शरीर में सही से एब्जॉर्ब हो रही है कि नहीं हो रही है। विली वीक हो जाती है। एज बढ़ने पर क्या होता है कि जो होती है विली वो कम इफेक्टिव हो जाती है, जिससे कि विटामिन जो है एब्जॉर्ब कम होने लगेंगे, प्रोटीन एब्जॉर्ब कम होने लगेंगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होने लगेंगे। इस वजह से वीकनेस होगा, मसल्स लॉस होगा, लो एनर्जी होगी, लो इम्यूनिटी होगी। ये सारी चीजें होती हैं। तो हमेशा ये कहना चाहिए कि गट हेल्दी तो पूरा शरीर जो है हेल्दी रहता है। अगर गट अनहेल्दी है तो पूरा शरीर
अनहेल्दी रहता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा पूरा शरीर अपने आप एनर्जेटिक रहेगा, हेल्दी रहेगा। क्योंकि गट ही हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी बनाता है, हॉर्मोन्स को भी सपोर्ट करता है। और अगर एब्जॉर्प्शन खराब होता है तो समझिए कि शरीर को फ्यूल ही नहीं मिलेगा। अगर एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पा रहा है सही से खाने पर और खाना एज अ वेस्ट पूरा बाहर निकल जा रहा है, तो फिर शरीर को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? तो शरीर को फ्यूल नहीं मिलेगा तो सिंपल एग्जांपल से समझिए कि अगर खेत की मिट्टी कमजोर है तो अगर आप उसमें बीज डालेंगे तो भी फसल अच्छी नहीं होने वाली है। तो गट हमारे मिट्टी है। अगर गट वीक है तो अच्छा खाना खाने के बाद भी शरीर को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। आप जितना न्यूट्रिशियस फूड खाइए, जितना सब चीज करिए, पर अगर आपका गट स्ट्रांग नहीं है तो आपको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पा रही है और आप वीक हो गए, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं गट माइक्रोबोम क्या है। ये मतलब एक बैक्टीरिया और वायरस का एक समूह होता है। मतलब हमारे गट में ट्राइलियंस बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इसको कहते हैं गुड बैक्टीरिया। तो जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब सीनियर एल्डर्स होते हैं, सीनियर एज आती है, सीनियर सिटीजन्स, तो उनकी मेडिसिन बढ़ जाती है। सबसे पहला तो उनकी मेडिसिन बढ़ेगी, एंटीबायोटिक्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और थोड़ा अनहेल्दी डाइट भी अगर लेने लगते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाते हैं, ये गुड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से भी उनके गट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक के डोज उन्हें लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया जो है कम हो जाते हैं। अभी बताया मैम ने खुद कि गट और ब्रेन का कनेक्शन, गट और ब्रेन का कनेक्शन, आज का साइंस भी मतलब इस बात को मानता है कि गट ही हम जो है सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। सेकंड ब्रेन की तरह गट भी हमारे शरीर को चला रहा होता है। जैसे कि ब्रेन चला रहा होता है ना, ब्रेन हमारे शरीर को मतलब कमांड दे रहा होता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये करना है, वो करना है, वैसे ही गट भी पूरे शरीर को चला रहा होता है। गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि गट जो है नर्व से जुड़ी रहती है। तो अगर गट खराब है तो क्या होगा? हमारा मूड खराब होगा, इरिटेशंस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन भी होगा। अगर गट खराब है तो सीनियर सिटीजन्स में ज्यादातर ये आता है, हमेशा एक ही कहानी कहेंगे वो, पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे, हम तो कुछ नहीं खा पा रहे, हमें नींद सही नहीं आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? हमारे गट से रिलेटेड होती है। तो इसलिए कहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ मेडिसिन नहीं चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल केयर भी चाहिए, ताकि उनका गट भी ठीक हो। गट को हेल्दी रखने के लिए जो है थोड़ा सा इमोशनल केयर भी चाहिए। कहते नहीं कि जब कोई स्ट्रेस या कुछ आता है तो पेट खराब हो जाता है कई लोगों का, तो सब रिलेट कर रहा होता है, आपके पूरे माइंड को आपका गट भी रिलेट कर रहा होता है, उस पर डिपेंड होता है। तो गट हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह आप गुनगुना पानी पीजिए, मतलब जरूरी है, एक ग्लास गुनगुना पानी सुबह सुबह आपको लेना जरूरी है। इससे क्या होगा? आपका इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाता है। सुबह कई लोग कहते हैं ना कि हम जब तक चाय ना पिए हम फ्रेश नहीं होते। क्यों? पर चाय एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, उससे और भी कई चीजें हो सकती हैं। आप एक गुनगुना पानी एक ग्लास लीजिए, मैम भी देती हैं हम लोग के डाइट में रोज सुबह। तो गुनगुना पानी लीजिए, उसका उससे आपका इंटेस्टाइन एक्टिवेट करता है वो आपका। फाइबर आपको बढ़ाना है, फाइबर जो है स्टूल को सॉफ्ट करता है। जैसे फल है, सलाद है, दलिया है, ओट्स है, और इसबगोल की भूसी आती है, ज्यादातर पहले लोग बहुत ज्यादा लेते थे इसको, वो भी एक अच्छा फाइबर का ऑप्शन है। आप अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसे भी आप ले सकते हो। हरी सब्जियां लेनी है, ये सारे फाइबर्स आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करने हैं।
जरूर जरूर शामिल करने। और सबसे बड़ा, पर्याप्त पानी पीना है। कम पानी यानी कि स्टूल हार्ड। पानी कम पिएंगे तो स्टूल हार्ड होगा। क्या होता है, ज्यादातर पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन ज्यादा होती है, तो हमें बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है, तो इसलिए हम पानी कम पीते हैं। पर इसका ये रीजन नहीं जाने, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। आपको पानी पर्याप्त पीना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीजिए। एक साथ एक बोतल पानी पीने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 करके दिन भर में बांट लीजिए कि हमें इतना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। पर पानी पर्याप्त होना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना आए। वॉकिंग जरूरी है, चलना भी इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वॉकिंग भी थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि वॉकिंग एक नेचुरल मेडिसिन है। इतनी सारी मेडिसिन डॉक्टर्स के कहने पे लेते हैं, तो एक नेचुरल मेडिसिन को भी अपनाएं और वॉकिंग थोड़ा बहुत करें। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, ठीक करता है, आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फर्मेंटेड फूड्स खाएं, जो कि आपके गुड बैक्टीरिया, जो कि एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन की वजह से किल हो रहे हैं, वो बढ़ें, वो ठीक हो। तो आपको फर्मेंटेड फूड यानी दही, छाछ, ये सारे के सारे होममेड जो फर्मेंटेड्स होते हैं, उनको अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका गट हेल्थ, गुड बैक्टीरिया आपके बढ़े और आपका गट हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। दूसरा, ओवर ईटिंग नहीं करनी। ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी। ओवर ईटिंग एज के साथ क्या होता है ना, डाइजेशन स्लो होने लगता है। तो हमेशा कम खाएं, थोड़ा खाएं, धीरे धीरे खाएं और अच्छे से चबा के खाएं। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिससे कि आपका हेल्थ और आपकी गट स्ट्रांग रहेगी। दूसरा, स्ट्रेस कम ले। स्ट्रेस सबसे जरूरी है। सीनियर्स एज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया जाता है, और स्ट्रेस हमारे डाइजेशन को तुरंत प्रभावित करता है। तो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, फैमिली के साथ समय बिताएं, और लाफ्टर थेरेपी करें। लाफ्टर थेरेपी, जोर जोर से हंसना, ये भी जरूर अपनाएं। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस डाउन होगा और आपका गट हेल्दी होगा। ये चीज करनी चाहिए। आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अपने आप थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने शरीर से बोले कि सब चीज ठीक है। मैम तो रोज यहाँ पॉजिटिव अफर्मेशंस कराती है, रोज सुबह, रोज थोड़ी देर बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बैठना है, टाइम देना है, और फैमिली को भी उनके साथ टाइम देना है, क्योंकि फैमिली स्ट्रांग तो हम स्ट्रांग। फिर आता है दिन भर से रात भर का डाइजेशन रीसेट फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने बताया, गुनगुना पानी लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। एल्डर्स के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, जिससे कि आपके मसल्स जो है, जो ढीले हो रहे हैं या जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो थोड़ा सा, मतलब उसके अंदर लचीलापन आएगा। थोड़ा सा आप काम करना शुरू करोगे। तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, हल्का सा वॉक करो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, और नथिंग, और कुछ नहीं करना है। गुनगुना पानी लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए बैठकर, और ब्रेकफास्ट लाइट पर प्रोटीन रिच लीजिए। ब्रेकफास्ट लाइट पर प्रोटीन रिच लीजिए। और दिन भर हमें क्या करना है, दिन भर पानी का ख्याल रखना है, यानी कि पानी पीते रहना है, थोड़ा 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 पानी पीते रहना है। फाइबर लेना है अपने दिन के खाने में, फाइबर जरूर इंक्लूड करना है, कोई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करना है, और मूवमेंट बना के रखना है। सबसे पहला क्या होता है कि हम लेट गए, क्योंकि हम तो बड़े हैं, ऐसा ऐसा सोचते हैं लोग कि पानी ले आना बेटा जरा, एकदम मूवमेंट कम हो जाती है, जरा ये कर देना, अच्छा मेरा ये सामान उधर रख देना, मूवमेंट कम कर देते हैं एल्डर्स, ज्यादातर ये होता है। ठीक है, बच्चे हैं, काम करवा सकते हो आप अपना, पर अपनी मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। एक तो ये आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को ये संदेश देगा कि आप अभी भी कैपेबल हो काम करने के लिए। तो मूवमेंट बहुत जरूरी है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप बिस्तर पे पड़ गए
डिपेंड हो गए तो फिर वो डिपेंडेंसी कहां तक पहुंचेगी, फिर आप बेचारगी की हालत में पहुंचोगे। तो मूवमेंट बहुत जरूरी है। शाम को हल्का सा वॉक कर दीजिए। वॉक करेंगे तो उससे क्या होगा, आप बाहर जब थोड़ा सा निकलोगे तो थोड़ी सी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा। घर परिवार में बात तो कर ली, अब थोड़ा यार दोस्तों में बात कर लेते हैं। तो हल्की वॉक क्या करेगी, आपका माइंड भी रिसेट करेगी, आपका गट भी रिसेट करेगी। तो शाम को हल्की सी वॉक कर ली जाए। और रात में खाना जल्दी खाना है और लाइट डिनर करना है। हमेशा लाइट डिनर करना है, कभी भी हैवी डिनर नहीं करना है। और खाना थोड़ा सा जल्दी करना है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाए। अब इसमें क्या है, हमारे पूरी फैमिली की भूमिका क्या होगी, हमारे एल्डर्स के गट रीसेट यानी गट हेल्दी करने के लिए पूरी फैमिली की क्या भूमिका होगी। हमें उन्हीं के साथ प्यार से रहना है, पेशेंस से काम आना है, उनको सम्मान देना है, रेस्पेक्ट देना है, और उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना है। जिससे क्या होगा, उनको इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से भी उनका गट हेल्दी होगा। क्योंकि इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से भी कई बार गट में दिक्कत आती है और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी कहा मैंने कि गट और ब्रेन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो गट जो है हेल्दी रखने के लिए आपको उनके साथ ये भी काम करना पड़ेगा। या हम भी अभी जब इस एज में आएंगे, 60+ में आएंगे, तो इस बात का हमें भी ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस पर भी ध्यान देना है, अपने फैमिली के साथ की बॉन्डिंग और सोशल दायरा अपना मेंटेन रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेट जो है अकेलेपन से भी खराब हो जाता है। अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो आपका पेट उससे भी खराब हो जाता है। मतलब एक पौधा अगर आप सूखी मिट्टी में लगाओगे ना, तो फिर कितना भी पानी डालोगे वो कमजोर ही रहेगी। तो वही कहते हैं कि गट हमारा हेल्थ जो है, समझिए कि एक मिट्टी, सूखी मिट्टी में जैसे कुछ भी पानी डाले, कुछ भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, तो वो जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सही से हो नहीं रहा है। तो वही चीज है कि अगर गट हमारा हेल्दी है तो हमारा शरीर भी अच्छा बना रहेगा। गट हमारे शरीर की मिट्टी है। तो अगर गट हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, हमारा माइंड हेल्दी है, और हमारी एजिंग हेल्दी है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं एज में तो हमारी एजिंग भी हेल्दी होगी, क्योंकि हमारा गट हेल्दी होगा। तो उम्र बढ़ना कहते हैं ना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उम्र तो सभी की बढ़ेगी। इस पे एक कहते हैं ना कि मेरे हर सेशंस में हम इमोशंस को जरूर पकड़ते हैं। ये मेरा चाहे स्टाइल हो चाहे जो भी हो, इमोशंस को जरूर पकड़ते, दिल से महसूस करते। क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई बात हम किसी को बता रहे होते ना, तो ऐसा ना लगे कि टीचर कुछ बोल के चला गया और बच्चे सुन रहे हैं बस। जब तक आप उसकी उस नस को नहीं दबाएंगे, और इमोशंस को कैसे दबाएंगे, जब आप उसको उसको टच करेंगे। तो एक इमोशनल लाइन जो है ये है कि रिटर्न टिकट तो सबका क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सबका, कि कोई ऐसा भी बंदा है उसकी रिटर्न टिकट नहीं है। रिटर्न टिकट सबका क्लियर है। तो रिटर्न टिकट क्लियर है तो इस सफर को हमें हिंदी वाला सफर जो है बनाना है, हंसता हुआ, एकदम इंजॉय करता हुआ, ना कि इंग्लिश वाला सफर बनाना है। तो उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उम्र बढ़ना एक स्टेज है, लेकिन कमजोर होकर जीना जरूरी नहीं है। ये कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अगर उम्र बढ़ रहा है तो हम कमजोर हो गए। अपने माइंड को बोल दें कि हम कमजोर हो गए, ये हमें ऑप्शन नहीं चूज करना है। कमजोर होके जीना जरूरी नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन्स का गट हेल्दी होता है तो उनका एपेटाइट अच्छा होगा, शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी वो भी हाई रहेगी। और सबसे जरूरी बात क्या होती है, जीने की इच्छा बनी रहेगी। सबसे जरूरी ये पॉइंट होता है कि उनके जीने की इच्छा बनी रहेगी। तो हेल्दी गट इज इक्वल टू क्या होता है, हेल्दी एजिंग। तो हेल्दी एजिंग के लिए हेल्दी गट फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो जब पेट स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन शांत है,
तो एनर्जी मजबूत होगी, ऊर्जा मजबूत होगी और जीवन बेहतर बनेगा, अच्छी बनेगा। तो हमेशा चाहे हम अभी जिस भी एज में हो, हमारा भी वही फेज आने वाला है, तो अपने गट पर हमेशा ध्यान देना है और अपने गट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो गट ब्रेन से भी रिलेटेड होता है, आपके इमोशन से भी रिलेटेड होता है, हर चीज से रिलेटेड होता है, सिर्फ डाइट से नहीं, ओनली डाइट से नहीं। अभी मैंने बताया कि सिर्फ आप डाइट अच्छी अच्छी खा रहे हो पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब ना होने के भी कई रीजंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स बढ़ जाते हैं, मेडिसिन बढ़ जाते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखकर हमें कैसे अपने गट को हेल्दी करना है वो सीखना पड़ेगा, तभी हम हेल्दी लाइफ, हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू। मेरे ये सेशन अगर आप लोग को समझ में आया हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने जो है अच्छे से आपको बताया।